Good morning to all of you. I most welcome to all of you. And my online student, ये ऑफलाइन सेशन है जिसमें मैं आपके लिए ये क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहा हूं. तो आइए आप लोग भी देखिए कि हम लोग ऑफलाइन में अपने बच्चों पर कितना जुल्म करते हैं. मतलब अगर किसी को मैं क्लास में पीट पाट रहा हूं, कूट रहा हूं, तो डरना नहीं है. ठीक है, बच्चे हैं ही ऑफलाइन वाले नालायक, निकम्मे किस्म के. ठीक है, तो डरना नहीं है, आप लोग सुरक्षित हैं. ठीक है, ऑफलाइन वाले घोर असुरक्षित है क्योंकि ये रीच में है ना यार. तुम लोग रीच से बाहर हो, तुम लोग अपने घरों में दुबके हुए हो. ठीक है, तो आइए आज का मेंस सेशन लगभग वाईटी पे मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया है मेंस का. ये 11वां क्वेश्चन आज के लिए. और 11वें क्वेश्चन में लगभग 3 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन. आप देख लीजिए, टॉपिक चल रहा है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. आपको लगभग 9 क्वेश्चन कराए थे गांधी सीरीज में, केवल गांधी से. अब लगभग 10-11 क्वेश्चन हम लोग करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल से. और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडियन हिस्ट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट. महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के बीच तुलना आपको पढ़ाया है, रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के बीच तुलना पढ़ाया है, और महात्मा गांधी और बी.आर. आंबेडकर के बीच तुलना पढ़ाया है. महात्मा गांधी की फिलॉसफी पढ़ाई है, जहां से यूपीएससी और लगभग सारे स्टेट कमीशंस में आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं. अब हम लोग चल रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में. उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन करना है. आपको बताया था मैंने कल की क्लास में कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को 3 पार्ट में बांटा गया है. पहला पार्ट है लिबरल, दूसरा पार्ट है एक्सट्रीमिस्ट, और तीसरा पार्ट है गांधीयन एरा. तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले पार्ट का. पहला प्रश्न, उदारवादियों के कार्यों की समीक्षा. दूसरा, यह सवाल पूछा हुआ सवाल है कि राजनीति उनके लिए अंशकालिक कार्य था. आपको मैं बताऊंगा कैसे राजनीति उनके लिए अंशकालिक कार्य था, जिसके ऊपर किसी ने कहा है, आपको बताना है किसने कहा है, कि अगर हम साल भर में केवल 3 दिन मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. कांग्रेस सेशन को 3 दिन का तमाशा कहा गया. कांग्रेस सेशन को पढ़े लिखे भारतीयों के लिए क्या कहा गया कि ये पढ़े लिखे भारतीयों का मेला है, शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला कहा गया है कांग्रेस के सेशन को. ठीक है, तो इसी पर तीसरा सवाल है कि क्या कारण है कि जो लिबरल्स थे वो बहुत मेहनत करने के बावजूद 19वीं सदी के लास्ट आते आते अपने कार्यों, अपने लक्ष्यों और अपने उद्देश्यों के प्रति युवाओं का विश्वास नहीं जीत पाए. बुजुर्गों को तो शामिल कर लिया, लेकिन युवाओं को, जो राष्ट्र की शक्ति है वो युवा शक्ति है, उन युवाओं को शामिल करने में असफल रहे. आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ड्राफ्ट करते हैं. क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए देखो यार, इस क्वेश्चन में मैं बार बार आपको सिखा चुका हूं कि पहले पहचान कीजिए, पहले प्रश्न को तोड़िए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है. अगर आप तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप अगर इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा डेफिनेशन ऑफ लिबरल या लिबरलिज्म. डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म. हाँ, इसके बिना काम नहीं चलेगा. इंट्रो में पहला काम आपको लिखना होगा कि उदारवाद क्या है या उदारवादी क्या है. उदारवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या उदारवादी से आप क्या समझते हैं. भाई कोई नेता है जैसे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सारे जो नेता लोग हैं, ये जो इस तरह के नेता हैं, ये सब उदारवादी थे. आखिर ऐसा क्या करते थे, उनका बिलीफ किस में था, उनकी आइडियोलॉजी किस में थी. तो थोड़ा सा आपको लगभग 3.5 से 4.5 लाइन में यहां पे आपको डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म. आप उदारवाद से क्या समझते हैं, या जो पहला फेज है लिबरल फेज, उस लिबरल फेज से आप क्या समझते हैं. जो पहला फेज है आपका लिबरल फेज, उससे आप क्या समझते हैं, ये आपको डिफाइन करना होगा. अगर मुझे कहा जाता इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए, तो देखो मैं शुरुआत करता 1885 से, और मैं बताता कि 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज है, इसे हम लोग फर्स्ट फेज कहते हैं. किसका फर्स्ट फेज है ये? फ्रीडम मूवमेंट का, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का ये पहला फेज है.
फ्रीडम मूवमेंट का या फ्रीडम स्ट्रगल का ये पहला फेज है, और इसी फेज को हम लोग क्या कहते हैं? लिबरल फेज कहते हैं। तो आपने एक लाइन में क्लियर कर दिया कि 1885 से लेकर के 1905 तक का जो 20 साल का कार्यकाल है, जो 20 साल का समय है, उस 20 साल के समय को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे लिबरल फेज यानी उदारवादी चरण कहते हैं। मैं हिंदी भी कुछ कुछ शब्दों की लिखी देता हूं, हालांकि आप लोग समझदार हैं, लगते नहीं, अलग बात है। क्या कहते हैं इसे? उदारवादी चरण कहते हैं। ठीक है, लिबरल फेज, उदारवादी चरण इसे कहा जाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई ये करते क्या थे, कौन से लोग थे? तो बहुत 2 लाइन में, 3 लाइन में, आपने एक लाइन में ये लिख दिया है, अगले 2 से 3 लाइन में बहुत शॉर्ट में उदारवादियों को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। अब समझो, उदारवादियों ने कभी भी अंग्रेजों का उग्र विरोध नहीं किया, कभी भी खुला प्रतिरोध नहीं किया। उदारवादी ये मानते हैं कि अंग्रेज बुरे लोग नहीं है। हाँ, क्यों? अंग्रेजों ने इधर दिमाग में फिट कर रखा है ना, हम गोरे लोग। और आज भी देखो हमारे समाज का मेंटालिटी यही है। कोई व्यक्ति जो दिखने में बड़ा स्मार्ट हो, गोरा चिट्टा सा हो, 6 फीट टॉल, लुक वाइज स्मार्ट हो, आप उसमें भरोसा कर ही लेते हैं। कर लेते नहीं? कर लेते हैं। कोई व्यक्ति जो दिखने में बहुत सुंदर नहीं हो, जो बहुत स्मार्ट दिखने में ना हो, भले वो दिल का बहुत अच्छा हो, क्या उस पर भरोसा कर लेते हैं? नहीं करते। ये मेंटालिटी आज की नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी मेंटालिटी है हमारे यहां। यही था रंग भेद जिसके लिए नेल्सन मंडेला लड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी लड़े साउथ अफ्रीका से लेकर भारत तक। फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे इधर जहन में बसा हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति की पहचान उसके सूरत से नहीं, उसकी सीरत से होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके विचारों से होती है, उसके लुक्स, उसके अटायर, उसके आउटफिट से नहीं होती। आई बात समझ में? आउटफिट से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, उसके लुक्स से नहीं होती है, उसके कर्तव्यों से, उसके बात व्यवहार से उसकी पहचान की जाएगी। अब इनका जो बिलीफ था, ये जो मानते थे कि ब्रिटिशर्स आर गुड, ये क्या मानते हैं कि जो ब्रिटिश है ये अच्छे लोग हैं, दे आर गुड। हमने कहा फिर रो काहे रहे हो भाई? जब अंग्रेज अच्छा है ही तो क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहने नहीं, अच्छे लोग हैं। ये मानते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, कहा ये भी बहुत गुड है। हमने कहा फिर रोया? कहा उनको उनका जो जस्टिस सिस्टम है ये भी बहुत अच्छा है। क्या है उनका अच्छा? जस्टिस सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, उनका जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है। बाहर से बंद कर दीजिएगा। उनका जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है, यानी उनको न्याय की प्रणाली उनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, उनका जो सोसाइटी है वो भी बहुत अच्छा है। हमने कहा यार जब सब अच्छा है तो रो काहे रहा है? अंग्रेज अच्छे, उनकी न्याय व्यवस्था अच्छी, उनका प्रशासन अच्छा, जब सब अच्छा है तो आप फिर रो क्यों रहे हो? तो आपने एक किताब पढ़ी होगी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि अंग्रेज अच्छे तो हैं लेकिन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में वो वैसा शासन नहीं करते जैसा वो ब्रिटेन में करते हैं। भारत में वो वैसा शासन नहीं करते जैसा वो ब्रिटेन में करते हैं। पीछे वाले गेट से, जैसा वो ब्रिटेन में करते हैं। गॉट इट? भारत में शासन कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। हमने कहा फिर मार के भगा दो। हाँ भाई, फिर क्या करो? फिर मार के भगा दो। कोई व्यक्ति जो अच्छा है ब्रिटेन के लिए, भारत के लिए अच्छा नहीं है तो उसे क्या करो? उसे मार करके भगा दो। ये तरीका है ना? कहे नहीं नहीं मार के नहीं भगाएंगे। क्या फिर क्या करोगे? कहा यार रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा अच्छे से काम करो हमारे साथ। अब समझ में आया आइडियोलॉजीज क्या है? आइडियोलॉजी समझ में आ रही है? रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए भी क्या करो, अच्छे से काम करो।
लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, रिमाइंडर देंगे, री रिमाइंडर देंगे, री एप्लीकेशन लिखेंगे और ये ड्रामा चलता रहेगा। किसका? एप्लीकेशन, रिमाइंडर, री रिमाइंडर और रिमाइंडर, री रिमाइंडर और ये सब चलता रहेगा। एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, रिमाइंडर लिखा जा रहा है, री रिमाइंडर लिखा जा रहा है और फिर भी नहीं माने। अब 4 बुजुर्ग लिबरल लीडर्स चल पड़े कहां? बातचीत करने, मान मनोबल करने, मनाने अंग्रेजों को। इसे कहते हैं डेलीगेशन। उसके बाद भी अंग्रेज मानने वाला नहीं था। उसके बाद भी क्या था? अंग्रेज मानने वाला नहीं था। तो आपको यही बात यहां पे लिखना है। आपको लिखना क्या है? पहली लाइन आपको लिखना है ये कि 1885 से 1905 तक का जो चरण है वह पहला चरण है और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उदारवादी चरण कहते हैं। इस चरण के जो नेता थे वो ये मानते थे कि ब्रिटिश प्रशासन अच्छा है, उनकी न्याय व्यवस्था अच्छी है, उनका समाज अच्छा है, लेकिन वह भारत में क्या कर रहे हैं? अन ब्रिटिश रूल। जैसा ब्रिटेन में शासन कर रहे हैं वैसा शासन वो भारत में कर नहीं रहे हैं। अन ब्रिटिश रूल। बोलो, क्लियर है बात? अन ब्रिटिश रूल। तो जैसा शासन उनके ब्रिटेन में है वैसा शासन उनके भारत में नहीं हो रहा है। यह है समस्या। अब बात समझ में आ रहा है? यह है समस्या। तो यह लिखने के बाद आप लोग को यह पहला इंट्रोडक्शन वाला पैरा क्लोज कर देना है। ठीक है? आपने उनकी आइडियोलॉजीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब हम लोग सीधा आएंगे उनकी मांग पर, उनके कार्यों पर। पूछा क्या है? देखो, पहला सवाल क्या बोलता है? पहला सवाल बोलता है कि कार्यों का मूल्यांकन, यानी सीधा सीधा उनके काम पूछा है। अरे बोलो यार। दूसरा पूछा है कि अंशकालिक कार्य था, यानी वो राजनीति करते कैसे थे? पार्ट टाइम जॉब। हाँ, राजनीति कैसे होगी? दिन भर। अच्छा, जितने भी लोग हैं ये क्या है? मैक्सिमम बैरिस्टर हैं, वकील हैं। तो 10 से 5 कचहरी में बिजी, 5 बजे का घर आएगा, शाम को 7 बजे बढ़िया किसी रेस्टोरेंट में, किसी कॉफी हाउस में, किसी के छत पे, टेरेस में, किसी के गार्डन में चाय या कोई पेय पदार्थ के साथ आजादी डिस्कस की जाएगी। आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी ओवर द टी, ओवर द कॉफी। यह है इनकी कार्यशैली। और कब किया जाएगा? वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे। हालांकि उस समय सिर्फ संडे की छुट्टियां होती थी। तो सप्ताह में एक दिन आजादी का मोर्चा खोलेंगे, अंग्रेजों हमें न्याय चाहिए। बाकी 5-6 दिन वी आर क्वाइट बिजी, वी आर क्वाइट इन्वॉल्व्ड इन अर्निंग मनी, नेम एंड फेम। हम व्यस्त हैं किसमें? पैसा, संपत्ति, धन दौलत और नाम कमाने में। संडे संडे मोर्चा खोलेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आपको लगता है इससे आजादी मिल जाएगी? डू यू थिंक कि इससे आजादी मिली है? तो यही तो पूछा है कि क्या उनके लिए अंशकालिक कार्य था या नहीं था, और दूसरा कि क्या क्या वजह थी कि युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए। आपको लगता नहीं ये पढ़ करके कि दे आर कंफ्यूज्ड? आपको ये पढ़ के लगता नहीं दे आर कंफ्यूज्ड? भाई डिसाइड कर लो कि अंग्रेज अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे हैं देन एक्सेप्ट देम, बुरे हैं भगा दो मार के। तुम्हारा क्या है? इनका क्या है फंडा? अंग्रेज अच्छे भी हैं, हमने कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा नहीं, अच्छा कर नहीं रहे हैं। भाई सीधा सा बात है कि या तो मैं अच्छा टीचर हूं तो अच्छा पढ़ा रहा हूं, और अगर मैं अच्छा पढ़ा नहीं रहा हूं तो अच्छा टीचर किस बात का? यू आर कंफ्यूज्ड, दे आर कंफ्यूज्ड कि अंग्रेज अच्छे हैं या नहीं। अच्छे हैं, अच्छा कर नहीं रहे। हमने कहा फिर जेल क्यों रहे हो? कहा सुधर जाएंगे। हमने कहा फिर सुधार लो और क्या। देन व्हाई यू आर क्राइंग? सुधार लो। आइए देखते हैं कि इन्होंने इनको सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किया है। हेडिंग देना है फंक्शंस ऑफ लिबरल्स। अब देखिए हम लोग ना इसको 3-4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे कि कौन कौन सा डिमांड था। कार्य मतलब क्या है? डिमांड। कार्य मतलब क्या है? इनकी डिमांड्स। तो जो डिमांड्स होगी वही कार्य है, तो फंक्शंस कह लीजिए या डिमांड्स कह लीजिए। तो पहले कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स रही होगी,
पॉलिटिकल डिमांड्स, राजनैतिक मांगे। पहले क्या रहा होगा? पहले कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स रहा होगा, कुछ राजनीतिक मांगे रही होंगी। पहली मांग जो इनकी अच्छी थी, ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा था। आप कुछ भी कह लीजिए, आप कितनी भी शिकायत कर लीजिए, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत में राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले उदारवादी थे। हाँ, उदारवादी ही थे जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवाद की बात की भारत में, और कोई नहीं था इनके अलावा। गॉट इट? तो आइए, सबसे पहला इनका डिमांड था, ये चाहते थे कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए। क्या किया जाए? इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण। तो पहला डिमांड क्या था भाई? अच्छा, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण का मतलब समझते हो? पहले सिविल सेवाओं में अपर एज लिमिट 21 साल थी, पता है बात कि नहीं? हाँ, आज लोअर एज लिमिट 21 साल है, अपर एज लिमिट 21 साल थी। देखो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आज 21 साल में आप प्रवेश करते हैं सिविल सेवाओं में। उस समय अगर आप 21 साल के हो गए तो उम्र बुढ़े हो गए तुम। अच्छा, लिटन आया, लिटन की दोनों आंख खराब थी, इसने कहा नहीं नहीं 19 साल में बुढ़ा हो गया। लिटन ने घटा करके सिविल सेवाओं की उम्र 21 से 19 साल कर दी, अपर एज लिमिट 19 साल। आप में से मैक्सिमम लोग 18, 19, 20 साल के होंगे और आपको कुछ नहीं आता है। सोच लीजिए, खांसी आना शुरू हो गई ना। मैं इतनी तारीफ करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों को खांसी आनी शुरू हो जाती है, ये अपनी तारीफ जरा सुन ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप 19-20 साल के हैं और आपको कुछ नहीं आता है, और उस जमाने में 19 साल में एज क्या हो जाती थी? खत्म। उस जमाने में क्या है? 19 साल में एज खत्म। गॉट इट? यहां तो कोई समस्या नहीं किसी को। तो अब कहा कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए। सिविल सेवाओं के भारतीयकरण का मतलब है कि अब अपर एज लिमिट बढ़ाई जाए और सिविल सर्विसेज को भारत में कंडक्ट कराया जाए। पहले सिविल सेवा केवल और केवल लंदन में होती थी। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, अपनी मां का सारा गहना चुराए बेच करके लंदन चले गए सिविल सेवा का परीक्षा देने। क्या करते? भारत में हो नहीं रहा था, लंदन जाने के लिए पैसा पिताजी दे नहीं रहे थे, तो मां का गहना चुराए और कहां चल दिए? लंदन। और पहले आईसीएस बने, फर्स्ट इंडियन आईसीएस। आज जो आईएएस था उस समय क्या था? वो आईसीएस। तो इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं का क्या? भारतीयकरण। बोलो, क्लियर है? दूसरा क्या है कि हमारे यहां जो शासन था ना, वो जवाबदेह नहीं था। तो ये क्या चाहते थे? दूसरा, कि जवाबदेह शासन व्यवस्था। मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, जवाबदेह, क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। 1.5 घंटा सिर्फ एक क्वेश्चन पे खर्च किया जाए तो ये उचित नहीं है। जवाबदेह शासन व्यवस्था, क्या हमारी जो शासन व्यवस्था है वो हमारे प्रति अकाउंटेबल थी? क्या हमारी जो शासन व्यवस्था है वो हमारे प्रति अकाउंटेबल थी? नहीं थी। तो शासन व्यवस्था क्या नहीं थी? जवाबदेह शासन व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ऑनलाइन वालों ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, पूरा एक हॉल भरा हुआ है बच्चों से। कुछ बच्चे गोद में भी बैठे हैं क्योंकि वो 12 साल में चले आए हैं पढ़ने के लिए। उनके लिए हमने बॉर्नवीटा मंगवाया है, आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हाँ, कॉम्प्लेन भी मंगाया है कुछ लोगों की, हाइट थोड़ी कम है। 12 साल के बच्चे चले आए यार, क्या बताएं। तो हमें सबको देखना है, कई बार कैमरे पे नजरें होंगी और कई बार नजरें ये जो सामने बैठे हैं बवाल टाइप के मेरे बच्चे, इन पर भी होंगी। हालांकि नहा के भी नहीं आते इतनी गर्मी में। आइए, कह रहे सर ऑनलाइन इतनी बेइज्जती, अब तक ऑफलाइन हो रही थी, अब देखो तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब बेइज्जती ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, पूरा भारत देख रहा है कि कौन सा बैच है। तभी मैं किसी दिन दिखाऊंगा इनको भी, एक एक बच्चे को दिखाऊंगा और उसका मैंने क्या क्या नामकरण किया वो भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आइए, तो पहला क्या है कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, यानी उम्र क्या होगी? इसमें 2 बातें लिखोगे। पहला बात क्या लिखोगे? एज, और दूसरा क्या लिखोगे? प्लेस। यानी जो उम्र है, जो अपर एज लिमिट है, वो बढ़ाई जाए।
और भारत में भी आयोजित कराई जाए। बोलो क्लियर है बात। दूसरा है कि हमारे यहां जवाबदेह शासन व्यवस्था, सरल, सुगम, उपलब्ध या सरल, सुगम एवं मितव्ययी, अरे बस, एवं मितव्ययी न्यायिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। इंग्लिश में लिखेंगे easily accessible and मितव्ययी को क्या कहते हैं? लेस एक्सपेंडिचर, एक अच्छा सा शब्द है इसके लिए, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है अभी वो, कम खर्चीला। इकोनॉमिक चीपर, इकोनॉमिक जुडिशियल सिस्टम या चीपर जुडिशियल सिस्टम। ठीक है। विधायी सुधार का दबाव, विधायी सुधार का दबाव, रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेचर, रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेचर, तो इन्होंने दबाव डाला है कि विधायिका में सुधार किया जाए, और इसी दबाव का रिजल्ट था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। ये सब लोग लिख करके लाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा लगातार। इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसी की वजह से आया है, जिसमें हमने क्या किया था, तो जिसमें प्रजातांत्रिक बातें शामिल थी। क्या इसमें शामिल था? इसमें डेमोक्रेसी, CRACY, डेमोक्रेसी फोकस्ड था। ये क्या था? इसमें लोकतंत्र पर बल दिया गया था, डेमोक्रेसी पर फोकस किया गया था। उसके बाद उदारवादियों ने स्वराज्य और स्वशासन की भी बात की थी, तो 5वां लिख लो स्वराज्य, और 6ठा लिख लो सेल्फ रूल, स्वशासन। तो इन्होंने स्वराज्य और स्वशासन की भी मांग की थी। ठीक है। स्वराज्य की मांग 1905 के कांग्रेस सेशन में हुआ है, और स्वशासन की मांग 1906 के कांग्रेस सेशन में हुआ है। ठीक है। 1905 के कांग्रेस सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, और यह सेशन बनारस में हुआ था। नोट डाउन कर लीजिएगा। 1900, बल्कि इधर नोट डाउन कर लीजिए, 1905 वाराणसी सेशन। हाँ, कुछ देखो, फैक्ट डालना बहुत जरूरी है। जब भी मेंस लिखो, मेंस में एग्जांपल जरूर दो, फैक्ट जरूर डालो। बिना फैक्ट के मेंस बेकार है, बिना एग्जांपल के मेंस बेकार है। एग्जांपल डालना जरूरी है, फैक्ट डालना जरूरी है। तो 1905 में हुआ था वाराणसी सेशन। जीके गोखले क्या बात किया इन्होंने? स्वराज्य की बात की थी। और 1906 का सेशन हुआ था कैलकाटा में, डीबी नौरोजी, DBN, और इन्होंने क्या बात की थी? सेल्फ रूल, स्वशासन। किसकी बात की थी? स्वशासन की बात की थी। ठीक है। किसकी बात की थी? स्वशासन की इन्होंने यहां पर चर्चा की थी, स्वशासन की इन्होंने यहां पर बात की थी। ठीक है। तो ये लगभग आपने कितना लिखा है? 6 बातें लिखी इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में। अगर आप इसको सिर्फ एक लाइन भी लिख देंगे ना, एक लाइन सिर्फ इसी लाइन को पूरा कर देंगे, तो 6 पॉइंट आपको मिल गया पॉलिटिकल में, लगभग 3 से 4 पॉइंट आपको मिलेगा इकोनॉमिक में, और लगभग 4 से 5 पॉइंट मिलेगा आपको सोशल में। आप समझ रहे हैं? 12 पॉइंट का आंसर आपका तैयार हो जाएगा। 4 लाइन का इंट्रो, 4 लाइन का कंक्लूजन। अगर आप आधे पॉइंट भूल जाएंगे ना, 12-14 पॉइंट में अगर आप 6 से 7 पॉइंट भी लिख देंगे, तब भी आपको 10 में से 5.5 मिलेगा, तब भी 10 में से 5.5 मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा। आधा मैं इतना करा देता हूं अपनी क्लास में कि अगर तुम आधा भी भूल जाओ ना, तब भी तुम्हारा गुजारा है। सारा भूल जाओ तो जय श्री राम, फिर हम तुम्हें भूल जाते हैं कि तुम हो कौन। अगर आप आधा भी भूल जाएं, तब भी आपका गुजारा हर हाल में हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा और आगे, और बात करते हैं इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक्स डिमांड, इकोनॉमिक डिमांड्स होगा, ठीक है। आर्थिक मांगे, देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो ब्रिटिश सरकार के आर्थिक कार्य क्या किया, सिर्फ डिमांड्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शंस की, आपने पढ़ा है। देखो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, तो पहला काम इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्या किया, एक्सप्लेन किया, रिवील किया और बताया कि अंग्रेज हमको लूट रहा है, बताया कि नहीं बताया, तो क्या किया, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसीज, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या किया, एक्सप्लेनेशन किया है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का, ठीक है। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का क्या किया, विश्लेषण किया, एक्सपोज द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या उनके नीतियों का पर्दाफाश किया है, नहीं किया है, एक्सप्लेन किया ना, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे किया, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं हिंदी में, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, ठीक है, आर्थिक पर्दाफाश, आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश, और क्या दिया इन्होंने, धन के निष्कासन का सिद्धांत, क्या दिया इन्होंने, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, क्या दिया, धन के निष्कासन का इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया है, बोलो क्लियर है बात, ठीक। अच्छा इन्होंने और क्या किया, आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि अंग्रेज लगातार जो है ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज के जरिए हमें लूट रहा था ना, अंग्रेज की वजह से कॉमर्शियल क्रॉप्स आए थे, अंग्रेजों की वजह से किसानों का शोषण हो रहा था, जमींदार और सूदखोर वर्ग मनी लेंडर्स किसानों का शोषण कर रहे थे, तो इन्होंने सबका विरोध किया, इन्होंने क्या किया, दूसरा पॉइंट, डिमांडेड टू प्रोटेक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम जमींदार्स, क्या मांगा इन्होंने, कि जमींदारों से किसानों के संरक्षण की मांग की, क्या किया, जमींदारों से किसानों के संरक्षण की मांग की, ठीक है। तीसरा, मनी लेंडर्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, अरे बोलो भाई, किया होगा ना, कि आम आदमी के अधिकारों की रक्षा कीजिए, किससे, मनी लेंडर से, तो डिमांडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन from money lenders,
क्या किया? देखो ये सब ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपने नहीं पढ़ा है, ये सब आपने क्लासेस में पढ़ा है। आपने अगर ऑनलाइन पढ़ा है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ा है तो ऑफलाइन। मैंने ये सारा कुछ अपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया है कि अंग्रेज कैसे जमींदार जो है किसान का शोषण कर रहा था। ये भी बताया है कैसे सूदखोर, आपको मैं बार बार एक फिल्म है मदर इंडिया, उसका एग्जाम्पल देता हूं, बताया है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या किया? तो आम व्यक्तियों का, आम जनों के हितों का संरक्षण किससे करना है? सूदखोरों से। किससे करना है? सूदखोरों से। ठीक है, कि सूदखोरों से क्या कीजिए? आम व्यक्तियों के हितों का संरक्षण कीजिए। इसके साथ ही साथ क्या कहा? तो धन का निर्गमन रोकने की बात की। क्या डिमांड किया? चौथा डिमांड किया था टू स्टॉप, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के बहिर्गमन को रोकने का डिमांड किया। और आपको याद होगा कि अंग्रेज मुक्त व्यापार पॉलिसी चला रहा था, एक तरफा यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो हमने क्या किया? अपोज द फ्री ट्रेड पॉलिसी, एफटीपी कहते हैं इसे, मुक्त व्यापार नीति का विरोध, मुक्त व्यापार नीति का विरोध। क्या किया? मुक्त व्यापार की नीति का विरोध किया है। बोलो क्लियर है? क्या किया है? मुक्त व्यापार की नीति का विरोध किया है। और क्या डिमांड किया हमने? हमने डिमांड किया कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है और जो हमारी इंडस्ट्री है उसे भी क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए, उसका भी संरक्षण किया जाए। तो डिमांडेड टू प्रोटेक्ट the industries and handicrafts, उद्योगों व हस्तशिल्प के संरक्षण की मांग। क्या किया? उद्योगों व हस्तशिल्प के संरक्षण की मांग की है। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने चीज और पढ़ाई थी कि भारत में रेलवे, डाक तार, टेलीफोन का विकास विदेशी पूंजी से हो रहा है। बाहर से उधार लेकर के हम लोग जी रहे हैं, उधार लेकर के विकास कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भारत में अवसंरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारी पूंजी से होना चाहिए, न कि विदेशी पूंजी से या न कि विदेशों से उधार लेकर। क्यों? क्योंकि हम उधार में बहुत बड़ा क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म में हमें उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और लिख लीजिए, they demanded that infrastructural हाँ, स्वदेशी पूंजी से भारत में अवसंरचनात्मक विकास किया जाए। क्या किया जाए? स्वदेशी पूंजी से, स्वदेशी पूंजी से भारत में अवसंरचनात्मक विकास, अवसंरचनात्मक
विकास। क्या किया जाए? स्वदेशी पूंजी से भारत में अब संरचनात्मक विकास किया जाए। बोलो क्लियर है? कैसे किया जाएगा? स्वदेशी पूंजी से भारत में क्या किया जाएगा? अब संरचनात्मक विकास किया जाएगा। दूसरा क्या है? डिमांडेड टू abolish the exploited land revenue policies, land and reduced the land revenue tax, land कहा कि जो शोषणकारी भू राजस्व नीतियां हैं उनको समाप्त किया जाए और उसके बाद क्या किया जाए? टैक्स रेट को कम किया जाए। तो लिख लीजिए, लिखा है कि शोषणकारी जो नीतियां हैं उनको कम किया जाए, उनको समाप्त किया जाए और इसे क्या किया जाए? और कम किया जाए। ठीक है, इसे क्या किया जाए? और ज्यादा कम किया जाए, टैक्स रेट को घटाया जाए। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सोशियो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स या अदर डिमांड्स। और क्या क्या डिमांड किया आपने? 8, 6, 14 पॉइंट लिख लिया है। आपको मैं कह रहा था कि अगर आप 6, 7 भी लिख लेंगे तभी मोर देन एनफ। ठीक है, देखो समझ लो सीधा सा मार्क्स कैसे मिलता है। ईच पॉइंट हाफ मार्क्स। 7 पॉइंट लिखा, 3.5 नंबर ले लिया तुमने किस पे? इंट्रोडक्शन पे। 1 नंबर 3.5 नंबर लिया तुमने मेन बॉडी पे। 7 पॉइंट लिखा, हाफ मार्क्स ईच पॉइंट। खत्म। यही है पैटर्न चेक करने का। 1 नंबर इंट्रो पे और 1 नंबर कंक्लूजन पे। खत्म। यही देगा वो। 5.5 दे रहा, 10 में से बहुत है यार। 55% पार हो, टॉप कर जाओगे। 55% में बंदा टॉप कर जा रहा है, सोच लो। यही दे रहा मार्क्स। और मेंस में तो 50-52% में बंदा जो है टॉप कर ले रहा है। हाँ, इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिल रहा है ना यार। इंटरव्यू में जो टॉपर्स है आप देखिए तो 275 नंबर में उन्हें जो नंबर मिल रहा है वो 190, 180, 198, 205 तक मिल रहा है। तो लगभग 70% से ज्यादा 75% के आसपास नंबर मिल रहा है। तो यहां अगर आपका मेंस में 50-55 भी बन रहा है, 50% पे अगर आप पा रहे हो और क्वेश्चन में, तब यू आर हैप्पी, यू विल बी अंडर 100। यस, आई कैन चैलेंज यू ओपनली ऑन कैमरा दैट यू विल गेट द रैंक अंडर 100 अगर आपने हर क्वेश्चन में आधे मार्क्स भी पाए हैं तो। दैट इज मच बेटर। अब देखो, अब हम बात करेंगे अदर डिमांड्स। और क्या क्या डिमांड्स था बताओ। हमारे यहां प्रेस की आजादी थी। अरे बोलो यार, प्रेस की आजादी की मांग की। क्या हमारे यहां शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर था? बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य, इसकी मांग की। और किसकी मांग की? प्रेस की आजादी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, अच्छा, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर जीवन स्तर। ठीक है, तो बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, संवैधानिक सुधार। और किसकी मांग की हमने? हमने कहा लगातार क्या कीजिए? संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये सब हमने डिमांड किया है। हमने ये सब क्या किया है? डिमांड किया है। ठीक, अब आइए कंक्लूजन पे। अब आइए कंक्लूजन पे, या पहले रिव्यू कर लीजिए। समीक्षा
बिना समीक्षा के इसका कंक्लूजन पूरा नहीं होगा। क्या कीजिए? समीक्षा कीजिए। आइए, समीक्षा में पहले बात करते हैं स्टाइल की। वर्किंग स्टाइल कैसा था? कार्यशैली कैसी थी? समीक्षा में पहला क्या बात करेंगे हम लोग? कार्यशैली कैसी थी। तो जितने भी नेता थे, या तो वो बड़े बैरिस्टर थे, या किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, या कहीं वो क्या थे, किसी जगह डॉक्टर थे, कहीं जर्नलिस्ट थे। तो इसमें जो भी लोग शामिल थे, जो भी यहां पर मास था, वो मास किसका था? वर्किंग क्लास। किसका मास था वो? वर्किंग क्लास। क्या क्या काम करते हैं? तो या तो वो वकील हैं, बोलो, या वो डॉक्टर हैं, या वो पत्रकार हैं, या वो प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर। कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं। अब भाई अगर इस तरह के काम में व्यक्ति इन्वॉल्व है तो वो क्या कर रहा है? वो 10 से 6 की नौकरी कर रहा है, 10 to 6 जॉब, और 10 से 6 की नौकरी कर रहा है तो आजादी के लिए काम कब करेगा? शाम को 7 बजे। हाँ, सूर्यास्त, नेपाली मस्त वो वाला हाल है। सूर्यास्त के बाद, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये अपने प्रोफेशन में लगे हैं। एंड आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट दे वर्क फॉर नेशनल मूवमेंट, दे वर्क फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। ये इसके बाद बात करते हैं किसकी? सुधार की। इसके बाद ये बात करते हैं सुधार की। तो क्या उसके बाद जब बात करोगे सुधार की तो कितना असर पड़ेगा यार? तुम 10 से 6 की नौकरी में व्यस्त हो और उसके बाद जब बचा खुचा टाइम है तुम्हारे पास, तुम उस टाइम पे सुधार की बात करता है तो उससे कितना ही सुधार आप हासिल कर लीजिएगा। बोलो, क्लियर है बात? अच्छा, दूसरा क्या है? एक तो ये वर्क स्टाइल हो गया। दूसरा काम कब करते हैं ये लोग? तो ये दूसरा काम कर रहे हैं सप्ताहांत पे, वीकेंड्स। किस पे कर रहे हैं? वीकेंड्स पे कर रहे हैं। संडे संडे या ऑफ डेज में कर रहे हैं। छुट्टियों पे, दिवाली, दशहरा, होली पे टाइम मिला तो चाय, कॉफी या जो भी पीने का मन है उसकी शिप मारते हुए भारत की आजादी की बात करते हैं। तो बताओ, ये स्टाइल सही है क्या? ये स्टाइल सही है? अच्छा, तीसरा, नॉट ओपन अपोज। खुला विरोध कर रहे थे क्या? नहीं, ये खुला विरोध नहीं कर रहे। विरोध कैसे कर रहे हैं? छुप छुप करके। खुला विरोध का मतलब है अखबारों में लिखो जम के, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने किया, उग्रवादी कहलाए। अखबारों में खुला विरोध कि अंग्रेज ऐसे लूट रहा है, अंग्रेज गलत है, वो शासन गलत है। ये ऐसी बात नहीं कर रहे। ये क्या चाहते थे? ब्रिटिश अम्ब्रेला के नीचे सेल्फ रूल। क्या चाहते थे? सेल्फ रूल अंडर द ब्रिटिश रूल, अंडर ब्रिटिश रूल। ये चाहते थे ब्रिटिश अम्ब्रेला के नीचे अपना शासन। कैसे संभव है यार? एक बरगद के पेड़ के नीचे कभी किसी और पेड़ का विकास हुआ है क्या? ये बात समझ में आती तो शायद अच्छा होता। एक बरगद के नीचे बाकी सबका विकास संभव है, किसी वृक्ष का विकास संभव नहीं है। बरगद उसे अपने नीचे रहने नहीं देगा। इतना बड़ा ब्रिटिश अंपायर, इसके नीचे आप सेल्फ रूल लेके रह लेंगे? डू यू थिंक इट्स अ जोक? नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि और कर क्या रहे थे ये? तो यहां तक क्लियर है? बोलो भाई। तो अब आप लिख सकते हो कि
क्यों इनके अंदर हमारा विश्वास नहीं हो पाया। दूसरा क्या है इसमें, ये चौथा हो गया ना। अगला देख लो, पांचवा। इसमें जो लोग थे, इसमें जो लोग शामिल थे वो कौन से लोग थे? क्या किसान था, मजदूर था, युवा था? तो बड़े डॉक्टर, बड़े प्रोफेसर, बड़े वकील, बड़े पत्रकार, तो क्या आम वर्ग शामिल था? आम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? आम जन से जुड़ाव, आम जन से जुड़ाव। हाँ, तो लोग कैसे थे? ओनली अपर मिडिल क्लास। कौन से लोग शामिल थे इसमें? केवल अपर मिडिल क्लास, वो भी अपर मिडिल क्लास हिंदू। वो भी हिंदूज। उच्च वर्गीय हिंदू शामिल थे, तो निम्न वर्गीय हिंदू शामिल था, दलित था शामिल, महिलाएं शामिल थी, किसान, मजदूर। तो जो बड़ा वर्ग है उससे जुड़ नहीं पाए। तो जब बड़े वर्ग से जुड़ नहीं पाओगे तो आपका जो सामाजिक आधार था वो क्या होगा? छोटा होगा। स्मॉल सोशल बेस। क्या होगा? स्मॉल सोशल बेस। जो सामाजिक आधार है वह छोटा होगा, छोटा सामाजिक आधार। इसीलिए डफरिन क्या कहेगा कांग्रेस को? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन कहता है डफरिन। क्या कहता है? सूक्ष्मदर्शीय संस्था। तो लिख लेना यहां पे कि डफरिन ने कहा है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन कहा है। किसने कहा है? डफरिन ने। सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा। इतनी छोटी संस्था है कि यह नग्न आंखों से देखी नहीं जा सकती, इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो बताओ कि कैसे ये भारतीयों का दिल जीत पाते? कर पाते क्या? नहीं। तो क्या आप ये 3 सवाल जो यहां पे आपको मैंने दिया था, इन 3 प्रश्नों का जवाब, ये 3 प्रश्न कर लेंगे आप लोग? पक्का? चलिए, तो ये 3 प्रश्न आपको बता दिया मैंने। ये 3 प्रश्न में से लगभग जवाब एक ही है। थोड़ा सा यहां पे आपको फोकस ज्यादा किस पे करना होगा? कि उनके पार्ट टाइम जॉब पे फोकस करना होगा। ठीक है, इसमें फोकस किस पे करना होगा? इसमें थोड़ा सा समीक्षा की बात करनी है, इसमें फोकस करना है समीक्षा पे। हम लोग एक प्रश्न समीक्षा का ही करते हैं, अगले वीडियो में एक प्रश्न और करेंगे हम लोग समीक्षा, क्योंकि समीक्षा में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लिखना जरूरी है। तो एक अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग और समीक्षा की बात करेंगे। अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।